हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ऐसे हमने हमारे नेक्स्ट लेक्चरों में डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। तो उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और मैंने वहाँ पर बताया था कि कोऑर्डिनेशन और जो आज का हम नया टॉपिक देखने वाले हैं ये ऑर्गेनोमेटालिक, ये कितना इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने आपको बताया था। बेसिकली क्या है, अगर आप देखो तो क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक है वो हमारी आईआईटी जेम एग्जाम में वो पूछा जाता है अच्छे मार्क्स में। जब मुझे इसलिए वेटेज तो याद नहीं है, पर वो अच्छे से पूछा जाता है। देन हायर लेवल एग्जाम नेट की बात करें, जो CSIR नेट है, तो उसमें 18 मार्क्स से 32 मार्क्स तक का आ जाता है नेट एग्ज़ाम के अंदर। एंड अगर हम गेट एग्ज़ाम की बात करें तो गेट में भी ये 8 से 10 मार्क्स का आता है। एवरेज देखें तो 7 से 10 भी आप लिख सकते हो। अब देखें T4 एग्ज़ाम, जो टाटा फंडामेंटल इंस्टीट्यूट और टाटा है, वो इंस्टीट्यूट टाटा इंस्टीट्यूट है, वो ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चंस इजीली आ जाते हैं। तो ऐसे अब आप सारी कितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख लो जो MSc के बेस्ड है और बैचलर के बेस्ड है, वहाँ पर ऑर्गेनोमेटालिक का अच्छा खासा वेटेज होता है। तो OMC भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक पार्ट ही है, पर फिर भी ये अलग ब्रांच में अब स्टडी होने लगा है, क्योंकि रिसर्च में इतना इम्पोर्टेंस है ना ये पॉइंट का कि आप बात ही छोड़ो। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये करना नेसेसरी है। तो अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहे, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना अच्छा लगता है और मेरा भी मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं अच्छे वीडियो आपके लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँ। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा OMC का पॉइंट्स। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक में आपको कौन कौन से पॉइंट है, विच पॉइंट्स यू आर कवर्ड, और हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करेंगे ये हम आज देख लेते हैं। वैसे तो ऑर्गेनोमेटालिक बहुत ही ज़्यादा बड़ी ब्रांच है, आपको मैं पढ़ाना चाहूँ तो 100 लेक्चर भी उसमें कम है, इतना ज़्यादा ये पॉइंट हो गया है अब, क्योंकि इसका इंडस्ट्री में विशाल यूज है, इसलिए वाइटल यूज होता है। पर हमें क्या करना है, हम शॉर्ट में पढ़ेंगे चीज़ों को, और एग्ज़ाम रिलेटेड जो चीज़ है उसको ही अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हमारा OMC को हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। उसमें हम लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक में हम क्या करेंगे, पहले तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। क्लासिफिकेशन 2-3 टाइप से देखेंगे, मेन यानी कि पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर, बॉन्ड के बेसिस पर, और उसकी दूसरी कैटेगरी के बेसिस पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन एप्टिसिटी के बाद, उसके बाद हम एप्टिसिटी की बात करेंगे। ये एप्टिसिटी क्या है कि नंबर ऑफ जो एटम है वो हमारे मेटल को कितने एटम से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, उसे हम एप्टिसिटी बोलते हैं। उसको हम अगले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है, देन 18 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में भी अच्छे से स्टडी
करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम कैसे हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन काउंट इन कॉम्प्लेक्स, तो इलेक्ट्रॉन काउंट में हम भी दो मेथड्स का यूज करेंगे, आयोनिक मेथड और कोवेलेंट मेथड, या फिर उसे न्यूट्रल एटम मेथड भी बोलते हैं। और आयोनिक मेथड को ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड भी बोलते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हम कवर करेंगे हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में। और उसके बाद क्या देखेंगे कि ये रूल के जो एक्सेप्शन है उसके बारे में भी अच्छे से देखेंगे, कौन कौन से एक्सेप्शन है। और आपको ये ध्यान रखने हैं तो कब क्या हो जाता है कि एक्सेप्शन में केस आता है और दूसरा 3 कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें भी 2 केस, 2 एग्जाम्पल। सपोज कीजिए ये आपको 4 ऑप्शन देगी, 4 ऑप्शन। तो ये 4 ऑप्शंस में क्या होगा, ये है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि ये स्टेबल है। दूसरा है वो नहीं कर रहा है, यानी कि उसको आप अनस्टेबल गिनोगे। तीसरा है वो कर रहा है और चौथा है वो नहीं कर रहा है। फिर क्या होगा, ये दोनों में से आपको डिसाइड करना है कौन सा स्टेबल नहीं है। तब क्या करोगे, ये एक्सेप्शनली स्टेबल केस होगा, तब आपको ये ऑप्शन चूज करके आओगे तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। इसलिए आपको एक्सेप्शंस को भी याद रखना है। उसके बाद हम इस 18 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन रूल की एप्लीकेशन एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की भी हम एप्लीकेशन देख लेंगे। इतनी बात हमें करनी है हमारे फर्स्ट पार्ट में, जो हम नेक्स्ट डे इसमें हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, वो देखेंगे हम किसका, क्लस्टर्स के बारे में। क्लस्टर्स एंड केजेस। वैसे तो ये चैप्टर है नेट के सिलेबस में अलग पॉइंट में दिया हुआ है, पर उसको हम ओएमसी के अंडर ही स्टडी करेंगे। तो ये क्लस्टर एंड केजेस कंपाउंड में क्या है, ये केजेस है, इसको हम बेसिकली मेन ग्रुप में अच्छे से स्टडी करेंगे। और ये क्लस्टर है, उसे हम ऑर्गेनोमेटालिक में देख लेंगे। तो क्लस्टर में हमें क्या देखना है, LNCC, HNCC, यानी कि ये लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर है और ये हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर है। तो ये बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड के जो मोस्टली क्लस्टर होते हैं, वैसे दूसरे लिगेंड्स भी होते हैं, उसके भी हम देखेंगे। उसके बाद इसमें हम देखेंगे मेटल बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करना है, और मेटल बॉन्ड की हेल्प से आप और क्या क्या पता कर सकते हो ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम वेल्स रूल। ये वेल्स रूल के बाद इसके एप्लीकेशन से हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे कि क्लोजो है, नीडो है, ये क्या है, ये सब देखेंगे। और इसमें कैलकुलेट करेंगे हम SEP, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद बेसिकली हम वर्टाइसिस के बारे में देखेंगे, इसमें जियोमेट्री ऑफ क्लस्टर एंड सेट्स ऑफ क्लस्टर भी हम स्टडी करेंगे अच्छे से। उसके बाद डेल्टा बॉन्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। और ये डेल्टा बॉन्ड्स है, इसका कलर में क्या, यानी कि डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन होता है, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। बेसिकली ये डेल्टा बॉन्ड्स है ना, वो हमारी DXY ऑर्बिटल से फॉर्म होता है। ये D ऑर्बिटल्स की सब ऑर्बिटल है। देन और दूसरा क्या देखेंगे हम, आइसोलोबल पेयर, या फिर इसे आप फ्रेगमेंट भी बोल सकते हो, जो हमारे रोआल्ड आर्कमिन्स आपने दिया हुआ था, ये भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जिंटल सोल्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये बेसिकली क्या होता है कि ये मेन ग्रुप्स के क्लस्टर होते हैं,
और एक ही एटम का होता है, लाइक Hg5+5 और Sb5+6, ऐसे करके एक कंपाउंड बनते हैं। ये जिंटल सोल्ट कहा जाता है। तो ये जिंटल सोल्ट में भी क्लोजोनिडो कैसे निकालेंगे, ये सब भी हम अच्छे से देखेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा हो गया क्लस्टर्स एंड केजिस कंपाउंड के बारे में। केजिस कंपाउंड को बेसिकली हम मेन ग्रुप के अंदर अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके बाद अब आप हो जाइए तीसरा पॉइंट सुनने के लिए तैयार। ये जो पहले 2 पॉइंट लिखे थे ना मैं यहाँ पर, आप ओएमसी नहीं भी करना चाहते हो तो ये पहले 2 पॉइंट तो जरूर करके जाना। क्या कि इसमें से क्या है, ज़्यादातर एग्जाम में 10 मार्क्स तक का आ जाता है। कभी कभी तो ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं कि आप देख के ही पता कर लोगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए आप मेरे लेक्चर देख लेना और आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, वो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे हम उसके बाद मेटल कार्बोनिल्स के बारे में। मेटल कार्बोनिल्स में हम पहले क्या देखेंगे कि इसका हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। देन हम देखेंगे मेटल कार्बोनिल में कैसे बॉन्डिंग होती है, पाई बैक बॉन्डिंग, यानी कि इसे सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, ये कैसे होता है ये सब देखेंगे। सिनर्जिक इफेक्ट के बारे में भी स्टडी करेंगे। उसके बाद बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, देन न्यू सीओ, न्यू एमसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल टू कार्बन बॉन्ड, ये फ्रीक्वेंसी आईआर फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसमें फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं वो सब भी हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम न्यू, यानी कि अब देखेंगे हम बॉन्डिंग मोड्स ऑफ सीओ कि कितनी तरह के टाइप से ये हमारा बॉन्डिंग कर सकता है हमारा ये सीओ, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप। बेसिकली हमें क्या करना है, मेटल कार्बोनिल के बारे में ही स्टडी करना है इस चैप्टर में। और उसके बाद हम क्या देखेंगे उसमें कि सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल की हम देखेंगे सिंथेसिस, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। और सिंथेसिस में हम और इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एसएन रिएक्शन देखेंगे। उसमें बेसिकली हम 3 टाइप्स के मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। आई यानी कि क्या कहते हैं उसे, इंटरमीडिएट रिएक्शन, देन सॉरी इंटरमीडिएट नहीं, इसका नाम क्या था अभी याद नहीं आ रहा, एसोसिएटिव, डिसोसिएटिव एंड इंटरचेंज मैकेनिज्म। तो इसके भी 2 टाइप्स है, IA एंड ID, इंटरचेंज एसोसिएटिव एंड इंटरचेंज डिसोसिएटिव। ये मैकेनिज्म्स के बारे में भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये सब देखेंगे। फिर जो ब्रिजिंग कार्बोनिल होता है ना हमारा, ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप, तो उसमें कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो भी हम देखेंगे। कार्बोनिल्स के स्ट्रक्चर के बारे में तो हम क्लस्टर में अच्छे से पढ़ चुके होंगे और यहाँ पर भी थोड़ा सा उसको हल्का फुल्का आइडिया ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिलेट आयंस। कार्बोनिलेट आयंस का भी हम सिंथेसिस देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शन है और इसकी एप्लीकेशन है कार्बोनिलेट आयन की, वो बेसिकली हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम, इसमें तो बहुत सारा पढ़ने के लिए है, तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल
हाइड्राइड्स के बारे में। उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, उसके स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, एप्लीकेशन, रिएक्शंस, ये सब देखेंगे। मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐसे ही मेटल कार्बोनिल हैलाइड्स के बारे में भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। उसकी रिएक्शन, मैकेनिज्म, सिंथेसिस वगैरह जो है ये सब देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल नाइट्रोसिल्स के बारे में कि कब हमारा नाइट्रोसिल्स यानी कि NO ग्रुप, NO प्लस ग्रुप, ये कब हमारा बेंड होगा, लीनियर होगा, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम देखेंगे। उसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो भी हम अच्छे से देख लेंगे। देन इसकी और अब क्या पढ़ेंगे उसके बाद, फ्लक्सनोलिटी, और इसे हम बोलते हैं फ्लक्सनल बिहेवियर। ये फ्लक्सनल बिहेवियर बेसिकली क्या होता है कि लिगेंड है वो अपनी एप्टिसिटी चेंज करता रहता है। जैसे कि हमने कोऑर्डिनेशन में देखा था कि लिगेंड है वो उसकी डेंसिटी चेंज करता रहता है। कभी 1 है तो कभी 2 साइड से बाइंड करता है, कभी 3 साइड से बाइंड करता है। तो उसमें भी यहाँ पर एप्टिसिटी का केस में ऐसा होगा। और इसकी जो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है उसकी डेंसिटी हम एक्सपेरिमेंटली ही अच्छी राइट काउंट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी ऐसा होगा। इसलिए फ्लक्सनोलिटी बिहेवियर में हम उसकी स्पेक्ट्रल स्टडीज भी अच्छे से करेंगे, यानी कि स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में भी देखेंगे। बेसिकली स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी में हम NMR है, उसमें 1H, 13C, 19F है, देन 31P, ये सब भी देखेंगे। उसके बाद ये सब और IR को तो हमने देख लिया था। ये सब भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे हमारे तीसरे पॉइंट्स मेटल कार्बोनिल से। अब उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो क्या है, वो है रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स। तो ये रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स ये क्या है आप कहोगे, तो ये बेसिकली क्या है कि आप ऑर्गेनिक में जो देखते हैं ना रिएक्शंस, एडिटिव रिएक्शंस होता है, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वैसे ही ये OMC की प्रॉपर्टी में भी उसके रिएक्शंस आते हैं। तो ये रिएक्शंस ऑफ OMC में हम बेसिकली कौन कौन से रिएक्शन देखेंगे। पहला तो हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन। उसमें 3 टाइप्स के हम मैकेनिज्म को देखेंगे। तो वो 3 टाइप के मैकेनिज्म कौन कौन से हैं। पहला है ये कंसर्टेड प्रोसेस, देन SN2 यानी कि आयोनिक प्रोसेस, और देन देखेंगे हम तीसरा है वो रेडिकल मैकेनिज्म है। ये सब हम तीनों मैकेनिज्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में। और उसके बाद उसमें क्या आता है, बेसिकली ऑक्सीडेटिव कपलिंग का रिएक्शन आता है, देन ऑर्थोमेटालेशन रिएक्शन आता है, देन साइक्लोमेटालेशन रिएक्शन भी आता है। ये सब रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेटिव एडिशन के अंदर कवर करेंगे। ऑक्सीडेटिव कपलिंग है ये सब। और फिर दूसरा रिएक्शन देखेंगे हम रिडक्टिव एलिमिनेशन। बेसिकली ये रिडक्टिव एलिमिनेशन है, ये क्या है, ये दोनों रिएक्शन है ना एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शन है, इसलिए ये दोनों रिएक्शन हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ये समझने में दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके फैक्टर्स भी देखेंगे, कब इसका रेट इंक्रीज होता है, कब इसके रेट में डिक्रीज आता है, कैसे ये पीरियोडिक टेबल में वेरी करता है, ये सब भी हम देखेंगे अच्छे से। उसके बाद देखेंगे हम एमआई जो रियलमी का, शाओमी का फोन है वो नहीं, ये एमआई बेसिकली है माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। तो माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन
जैसे इंसर्शन होगा किसका, हमारे कार्बोनिल ग्रुप का या फिर अल्कीन्स ग्रुप का, ये दोनों का इंसर्शन रिएक्शन हम देखेंगे अच्छे से माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन के पॉइंट्स में। उसके बाद हम देखेंगे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि जिस भी कॉम्प्लेक्स के अंदर बीटा हाइड्रोजन है उसको क्या करता है, ज्वाइंट हो जाता है और वो ग्रुप रिमूव हो जाता है, जैसे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। देन अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का भी रिएक्शन देखेंगे अच्छे से, और अब लास्ट में देखेंगे हम उसका हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन। तो रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक में हम इतने रिएक्शन देखेंगे, उसके रेट फैक्टर्स ये सब भी अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इतनी बात हम करेंगे हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में। फिर हम देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद हमारा 5th पॉइंट आएगा, वो होगा अल्काइल कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस, देन कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस, उसके बाद अल्कीन कॉम्प्लेक्सेस, उसके बाद अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस एंड एलाइल कॉम्प्लेक्सेस 1,3-ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्सेस, ये सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये हमारा 5th पॉइंट होगा। उसमें बेसिकली हमें क्या करना है, पहले तो हम देखेंगे मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो उसमें बेसिकली हम उसका देखेंगे सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन पार्ट 2 रियल केमिस्ट्री। देन दूसरा हम देखेंगे मेटल कार्बिन्स, या फिर ये दोनों डिफरेंट है, मेटल कार्बिन्स एंड कार्बाइन्स के बारे में। उसके पहले स्ट्रक्चर किन्होंने दिया था, कौन कौन से कार्बिन्स के टाइप होते हैं, यानी कि फिशर एंड शॉक कार्बिन शॉक, ये और इस दोनों का में डिफरेंस क्या है, कौन इलेक्ट्रोफिलिक है कौन न्यूक्लियोफिलिक है, कब कौन रिएक्शन देगा, कब किसका रेट फास्टर होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे कार्बिन्स एंड कार्बाइन्स कॉम्प्लेक्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे टेबेस रिएजेंट। टेबेस रिएजेंट, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और टेबेस रिएजेंट के बेसिस पर कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेटल अल्कीन्स एंड अल्काइन्स कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, उसकी क्या है स्ट्रक्चर्स देखेंगे, बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होता है। इसमें बेसिकली सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बिन्स भी कहते हैं इन दोनों को, तो ये भी हम डिफरेंस अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये सब होता कैसे है। उसके बाद देखेंगे हम मेटल एलाइल के कॉम्प्लेक्सेस, देन 1,3-ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्सेस भी अच्छे से देखेंगे। देन लास्ट में हम देखेंगे उसमें DGM रूल, उसका फुल फॉर्म है डेविस ग्रीन मिंगोस रूल। यह बेसिकली क्या करता है, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये सब भी हम अच्छे से देखेंगे कि कहाँ पर कब क्या कौन सा साइक्लिक कंपाउंड है, ये हमारे मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये हम DGM रूल से भी देखेंगे। तो बेसिकली इतनी बात ये हमारी 5th चैप्टर की।
जो हम लव स्टोरी 5th पॉइंट की, जो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा 6 पॉइंट। ये होगा बेसिकली साइक्लिक पोलाइन कंपाउंड्स के बारे। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या देखना है, पहले तो हम देखेंगे सैंडविच कंपाउंड। सैंडविच कंपाउंड में भी 3 टाइप्स होते हैं, फुल सैंडविच हो, सैंडविच यानी कि जो आप लॉज में जाकर खाते हैं, ये नहीं, ये बेसिकली क्या सैंडविच तरह का दिखता है, इसलिए इसको हम सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं। वैसे तो आप इच्छा करें तो खाकर जाकर लॉज में खा सकते हैं, पर अभी तो ये कोविड-19 की सिचुएशन है, तो बेटर है कि आप घर पे ही रहे और घर पे बनाकर ही खाएं। तो बेसिकली ये बात थी। तो अब हम देखते हैं इस पॉइंट में बिना टाइम वेस्ट किए। तो बेसिकली फुल, हाफ एंड बेंड, ये 3 टाइप के सैंडविच कंपाउंड को हम अच्छे से स्टडी करेंगे हमारे साइक्लिक पोलिन कॉम्प्लेक्स वाले पॉइंट्स। उसके बाद हम देखेंगे इसका बॉन्डिंग का अरेंजमेंट कैसा होता है, कौन कौन सी ऑर्बिटल कैसे पार्ट लेती है, उसका वेव फंक्शंस क्या है, ये सब भी हम बेसिक डिटेल में देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये जो आप ग्रेजुएशन लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, ये फेरोसिन के बारे में। फेरोसिन में हम बेसिकली क्या देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसमें आप बॉन्ड एंगल कैसे काउंट करेंगे, या सॉरी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, उसके कितने कितने टाइप्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड, वो भी कैसे डिसाइड करोगे। देन उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ये सब के बारे में हम देखेंगे, फेरोसिन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अदर्स मेटलोसिन्स है, लाइक निक्लोसिन है, देन जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है CP2PICL2, बेसिकली ये भी यूज होती है। जैसे कि हमने क्या कहते हैं PTCl2NH3 ट्वाइस का आइसोमर सिस्प्लेटिन के फॉर्म में यूज होता है, जैसे ये भी एक एंटी कैंसर ड्रग है। तो उसकी भी प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से देखेंगे और इसके रिएक्शंस के बारे में भी अच्छे से स्टडी करेंगे, यानी कि अदर्स मेटलोसिन की स्टडी करेंगे। उसमें निकल है, उसका ट्रिपल डेकर्स भी बनता है, यानी कि 3 निकल एटम और उसके बगल, उसके बीच में क्या होता है, एक फेरोसिन रिंग्स लगी होती हुई है, जैसे ट्रिपल डेकर्स फॉर्म होता है। देन कोबाल्टोसिन है, ये सब के बारे में भी हम अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद फेरोसिन की रिएक्शन प्रॉपर्टी है, तो उसमें हम देखेंगे अल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन कैसे होता है। देन क्या है, विल्स में रिएक्शन देखेंगे, उगीस एमाइन को देखेंगे, और इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन भी हम देखेंगे अच्छे से बहुत। ये बात थी हमारी इतने बारे में। देन देखेंगे हम स्क्वार्ट्ज रिएजेंट के बारे में। ये बेसिकली स्क्वार्ट्ज रिएजेंट भी वाइडली यूज होता है इंडस्ट्री में, तो इसको भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके बाद एरिन कॉम्प्लेक्सिस के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे साइक्लोहेप्टाटेट्राइन एंड साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के कॉम्प्लेक्स के बारे में भी हम देखेंगे। बेसिकली क्या है, ये सीओटी के कॉम्प्लेक्स होते हैं ना साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के, वो बेसिकली हमें अच्छे से लेंसेनाइड और एक्टिनाइड यानी कि एक ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसमें अच्छे से देखने को मिलता है। तो उसको हम एक ब्लॉक एलिमेंट में भी अच्छे से स्टडी करेंगे और यहाँ पर भी हम इसका रोल देख लेंगे। तो इतनी बात करेंगे हम हमारे 6 पॉइंट में, जो है साइक्लिक पोलाइन कंपाउंड। तो ये बात थी हमारी, ये 6 पॉइंट तक थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री के बेसिस पर भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस के भी बहुत ही
मायने रखता है ये पॉइंट, तो आपको ये तो सीखना ही चाहिए। ये पॉइंट है कैटालाइसिस एंड कपलिंग रिएक्शंस। ये 2 पॉइंट्स है, उसको मैं मर्ज कर दे रहा हूँ ताकि लास्ट पॉइंट हो जाए अपना 7th का, क्योंकि 8 का तो लगता है 8 करना भी अच्छा है, पर आई लाइक 7 इसलिए मैंने ये कर दिया। तो अब देखें कैटालिसिस में हम देखेंगे होमोजीनियस प्लस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में हम देखेंगे। उसकी कैटालिटिक साइकिल्स के बारे में भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। उसमें टर्नओवर फ्रीक्वेंसी है, टर्नओवर नंबर है, ये दोनों भी अच्छे से देखेंगे। एंड बेसिकली आप कैटालिटिक साइकिल है ये कैसे वर्क करती है इसका भी हम अच्छे से आइडिया लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम विल्किंसन्स कैटालिस्ट, यानी कि जो हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज होता है उसका भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। देन प्रोसेस देखेंगे हम हाइड्रोफॉर्माइलेशन, या फिर उसे ऑक्सो प्रोसेस भी बोलते हैं, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। यानी कि क्या है, एल्डिहाइड को फॉर्म करता है, ये ऑक्सो प्रोसेस है ये। देन वेपर प्रोसेस देखेंगे। देन देखेंगे हम कैटिवा प्रोसेस है, मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस है। उसके बाद टेनेसे फास्टमैन प्रोसेस है एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए। उसके बाद देखेंगे हम अल्कीन या फिर ओलेफिन मेटाथेसिस, इसको ओलेफिन ही बोलना बेस्ट रहेगा, ओलेफिन मेटाथेसिस। इसमें ग्रुप्स के कैटालिस्ट यूज होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन वाले। वैसे क्रेब्ट्री एक कैटालिस्ट भी है, उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे टिसर-ट्रोप्स रिएक्शन, जो वाटर गैस रिएक्शन है, ये भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे हमारे ये कैटालिसिस वाले चैप्टर है। उसके बाद हम देखेंगे कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, उसमें हम क्रॉस कपलिंग रिएक्शन को देखेंगे। तो क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस में बेसिकली हम कौन कौन से रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, ये मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूँ। तो चलो अब हो जाइए स्टार्ट। तो कपलिंग रिएक्शंस में हम देखेंगे श्यूजी ट्रोस्ट रिएक्शन। ट्रोस्ट जो बेकरी में मिलता है ये नहीं, ये ट्रोस्ट थोड़ा सा अलग है, साइंटिस्ट का नहीं है। देन देखेंगे हम मिज़ोरकी सुजुकी रिएक्शन, मिज़ोरकी सुजुकी कपलिंग्स भी बोल सकते हो बेसिकली, या फिर रिएक्शंस भी बोल सकते हो, आपको जो मन करे हो बोल लो। उसके बाद देखेंगे हम मियोरिया सुजुकी रिएक्शन, मियोरिया सुजुकी रिएक्शंस। उसके बाद हम देखेंगे स्टील कपलिंग, ये अजंता स्टील के बारे में नहीं बात कर रहा, ये पोलो स्टील नहीं है, स्टील कपलिंग है रिएक्शंस का। देन सोनोबुशिरा कपलिंग को भी देखेंगे, सोनोबुशिरा कपलिंग्स के बारे में भी अच्छे से देखेंगे। देन कुमाड़ा कपलिंग है, यामा कपलिंग है। उसके बाद है बोत्सवार्ड हॉटविक, नाम भी ऐसे विचित्र होते हैं ना, याद भी अच्छे से नहीं होगा। बोत्सवार्ड वुटिंग कपलिंग है। उसके बाद देखेंगे हम एमिनेशन कपलिंग, और उसके बाद भी कोई रह जाएगा
तो उसको भी मैं अलग से लेक्चर्स में इंक्लूड कर दूंगा। तो ये बेसिकली हम देखेंगे कैटालिसिस एंड कपलिंग रिएक्शंस के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, 4 नंबर्स के नेट में, 2 नंबर्स में आते हैं या 1 नंबर्स में भी आते हैं गेट के एग्जाम में। तो ये कपलिंग रिएक्शंस एंड कैटालिसिस, ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये हम देखेंगे ये सब रिएक्शंस